देखो 18 साल की एक लड़की को सबसे पहले तो नो कहना आना चाहिए है, बिकॉज आई नो कि आप किस और जाना चाह रही है 18 साल का नाम लेकर के। जी। तो मैं ये कहूँगी कि हर महिला को, हर लड़की को पहले तो नो कहना भी आना चाहिए है। दूसरी बात, उनके पेरेंट्स उनको जो सिखा रहे हैं वो उन्हें समझना चाहिए है। सोशल मीडिया का एकमात्र इतना ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिर्फ एंजॉयमेंट पर्पस से ना करें। एंटरटेनमेंट से ऊपर परे भी यस, सही है। हमारे पास मोबाइल में कई सारी लर्निंग एक्टिविटीज़ होती है बिल्कुल। और हमें उन पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हम अवेयर हो, आजकल बहुत सारी वेबसाइट ऐसी आने लग गई है जो हेल्पिंग हाँ बिल्कुल, हैंड्स है, हेल्पलाइंस, हाँ हेल्पिंग हैंड्स है वुमेन्स के लिए, गर्ल के लिए, कि अगर आप किसी से बोल नहीं पा रहे हो तो उन्हीं चीज़ों से खुद से समझ सकते हो। नमस्ते, मैं वत्सला कर आप सभी का द वाव टेल्स पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आज मेरा यूट्यूब चैनल 1000 से भी ऊपर सब्सक्राइबर्स पर पहुंच गया है, विद सम ऑफ दी शॉर्ट्स रीचिंग मोर देन 40K व्यूज। सो आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ देम हु हैज शावर्ड देयर लव एंड ब्लेसिंग्स ऑन मी। अब मैं बात करती हूँ मेरी आज की गेस्ट की। एज यू नो, एक लेडी हैं, एक महिला हैं वो। शी इज़ अ लेडी हु इज़ ड्रिवन बाय क्यूरोसिटी, अ पैशन फॉर एक्सेलेंस एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। जब हम उनसे बात करेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे एक डिज़ाइन करियर से कैसे एक लॉयर एज अ प्रोफेशन का करियर उन्होंने चूज़ किया, ऑप्ट किया, एंड नाउ शी हैज़ एक्सेल्ड इन दैट। शी इज़ द वन जिन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश की कोर्ट्स, इनफैक्ट महाराष्ट्र की बहुत सारी कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस हैंडल किए। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखती हैं वो, मैट्रिमोनियल केसेस देखती हैं, सिविल लिटिगेशन, सर्विस मैटर्स, ये सारी उनकी एक्सपर्टीज़ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे क्या जुडिशरी सिस्टम की कंडीशन है इंडिया में, हाउ अ लेडी एक्सेल्स इन अ मेल डोमिनेटेड फील्ड, एंड what is her message for the burgeoning and for the budding lawyers. So without further ado, please join me in welcoming my guest of today, Trapti Singhal. Hi Trapti. हाय वत्सला, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। आप यहाँ आए उसके लिए थैंक थैंक यू। यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आज इस मंच से आपने सिर्फ एक महिला को नहीं, आपने जो न्याय को सम्मान दिया है इस मंच से, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करती हूँ। वाह, थैंक यू तृप्ति। मतलब जब मैं व्हेन आई वाज मेकिंग अ लिस्ट कि मुझे ना इस फील्ड से कोई चाहिए, सो लॉयर वाज द टॉप मोस्ट, क्योंकि इसमें मेरी नॉलेज भी कम है। तो आज आपसे कॉन्वर्स करके मैं अपनी भी नॉलेज को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने दैट्स वाली ग्रेट, हूँ। एंड दैट्स टुडे ग्रेट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स विच इज़ लाइक नॉट कन्फाइंड टू अ रूम, लेकिन जो शायद बाहर कैमरे से बाहर जब जाएगी तो आई थिंक लोगों को, खासकर महिलाओं को, कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, कुछ उनको उनके लीगल राइट्स के बारे में मालूम चलेगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तृप्ति। सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर अपन बात करते हैं। मैंने इंदौर से ही मैं बेसिकली इंदौर में ही पली बड़ी हूँ। जी। मैं लोकलाइट हूँ यहीं पे। मेरे पेरेंट्स ने मेरी अपब्रिंगिंग यहीं से करी है, पैदाइश मेरी यहाँ की है। मैंने गर्ल्स स्कूल से अपना 11th-12th क्लियर किया था। ओके। उसके बाद कुछ क्रिएटिव मन था, लाइक अलग स्ट्रीम में जाने का मन था, क्योंकि उस दौरान सब लोग इंजीनियरिंग और हाँ इन सब में काफ़ी ज़्यादा भागते हाँ थे। बिल्कुल। मन तो था, फैमिली भी चाहती थी, जी। पर मन क्रिएटिविटी की और भी कहीं न कहीं था। पैशन था वो मेरा। वाह। तो फैमिली ने भी इस चीज़ को काफ़ी एप्रिशिएट किया और मैंने बीए वीएफएक्स किया। मैंने 3 इयर्स अच्छा। का डिग्री कोर्स उसी में वेरी मैंने नाइस। किया। हम्म। और उसके बाद जब मैं इस फ़ील्ड में आगे बढ़ी तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा पैशन तो है, पर उद्देश्य मेरा जो था वो लॉ बन गया। सुपर। लॉ किया मैंने, एलएलबी किया मैंने, एलएलएम किया। उसके बाद आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। मैंने कॉर्पोरेट्स में जॉब नहीं की, मैंने कोर्ट्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करी और मैं आज भी कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। वाह वाह, इसलिए मैंने आज आपको इनवाइट किया है। सो आपने जैसा बताया तृप्ति कि डिज़ाइन में आपने स्टार्ट किया। आप चाहते बहुत इजीली डिज़ाइन का एक बहुत ही खुशी जॉब आपको मिल सकता था, एंड मैं आई कैन वाउच फॉर यू कि आप उसमें भी एक्सेल ही करते। और उसके बाद एकदम से लॉयर, मतलब सी
अल्टीमेटली लॉयर का जब आज अपन किसी 12th के बच्चे से पूछते हैं, तो आई थिंक 1 इन 100 वुड से कि आई वुड वांट टू बिकम अ लॉयर। तो ये थोड़ा-सा एक ऑब्सक्योर्ड सा प्रोफ़ेशन है जिसमें कम लोग घुसते हैं या कम बच्चे एटलीस्ट इनिशियली एस्पायर करते हैं। ऐसे में आपने ग्रेजुएशन के बाद आप लॉ में आई, तो क्या रीज़न रहा उसका? बेसिकली जब मैंने ग्रेजुएशन किया, काफ़ी अच्छा कर रही थी, पैशन था, बहुत कंफर्ट ज़ोन फ़ील होने लगा था मुझे। अच्छा, वाह! मैं काफ़ी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करती थी जी, उसमें और फॉरेन प्रोजेक्ट्स करती थी, हुँ, अच्छी मेंटोर्स थे मेरे पास, तो काफ़ी कंफर्ट ज़ोन में आने लगी थी। उसके बाद देखा कि न्यूज़ चैनल्स वग़ैरह में जब हम लोग देखते थे कि यार लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ बिल्कुल, नॉलेज, लैक ऑफ एडवोकेसी, जी, कई सारी चीज़ें मैंने फेस करी कि कई बार एक महिला को एक महिला का ही साथ नहीं मिल बिल्कुल, पा रहा है। एब्सोल्यूटली, अकेले रोती रहते हैं, रोड पे रहते हैं, दे डोंट नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन बिल्कुल, एवरी हाँ, सिनेरियो, कोई बात करने वाला नहीं होता है। तो उस समय लगा यार कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना चाहिए है और मुझे भी एक लॉ में एक डेप्थनेस जो मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति को लगता है कि यार इस केस के पीछे क्या छुपा होगा। बिल्कुल, हम कई सारे लीगल केसेस के बारे में कोर्ट्स में सुनते हैं, कोर्ट्स के अलावा दिन हम न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स पे हम देखते हैं। तो एक लेमैन को उस समय लगता है कि यार ये कैसे हुआ होगा क्राइम? हाँ, बिल्कुल, इसके पीछे क्या कैसे एविडेंसेस हाँ, होंगे? इसके पीछे स्टोरी क्या हाँ, होगी जो बिल्कुल, अपफ्रंट नहीं आ हाँ, पाई है? क्यूरियोसिटी रहती बहुत है, ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुँ, और एक अलग-अलग मायने में रहती है। जी, मुझे भी बहुत थी उस समय और उस समय जो क्यूरियोसिटी बनी तो लगा कि लोगों को पिक्सल से एक काल्पनिक दृश्य बना कर के देना आसान है, पर लोगों को न्याय तक ले जाना और न्याय तक पहुँचाना एक बड़ा कार्य हो सकता है। ब्यूटीफुल। तो उसके बाद डिज़ाइनिंग मेरा पैशन था और न्याय मेरा उद्देश्य बन गया। वाओ! 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 ब्यूटीफुल आंसर मतलब आपका बहुत ही थॉट ओवर है। ऐसा नहीं है ना रैंडम है। तो वो आई लाइक दैट लेकिन मुझे ये बताइए कि एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग यूजुअली मैंने सुना है हमने तो कोर्ट सिर्फ़ मूवीज़ में देखे हैं और ऐसा मा सोचते हैं कि भई कोर्ट से थोड़ा दूर ही रहें तो अच्छा है। कोर्ट कचहरी से अपन दूर ही रहें। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब मैंने सुना है कि ना उसके फादर थे लॉयर तो इट वाज़ एंट्री बैरियर जो था वो कम था। मदर थी, फैमिली में कोई था। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि यदि फैमिली में नेटवर्क में कोई है तो इट बिकम्स ईज़ी टू गेट इनटू दैट स्ट्रीम। सो ये सही है या इट इज़ जस्ट अ मिथ? अगर आप में साहस है कुछ करने का, जी, तो बैकग्राउंड हो या नहीं हो, ये कोई सही मायने नहीं बात। रखता। हर किसी के पास फैमिली होना भी, ये भी एक बड़ी बड़ी बात बात है। होती है। हुँ, हम लोग बहुत लकी है कि हमारे पास फैमिली है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और जब मैंने लॉ किया था, स्टार्ट किया था, कोई भी लॉयर नहीं है, हुँ। तो जो एक करने का साहस था, बस वो करते चले गए और कामयाबी की तरफ देखते चले गए। ऐसा था बस कुछ करना है अब लॉ में। करियर तो बन ही चुका था कहीं न कहीं क्योंकि काफ़ी सारे इंदौर के भी बड़े प्रोजेक्ट्स करती थी मैं। तो करियर तो कहीं न कहीं बन ही चुका था एनिमेशन के माध्यम से बिकॉज़ मैंने उसमें 3 इयर्स डिग्री कोर्स में और ग्राफ़िक आपने कई अवार्ड्स डिज़ाइनिंग भी मिले आपको यस, इसके मुझे लिए। काफ़ी अवार्ड्स मिले। मुझे हर सेमेस्टर में 1 अवार्ड मिलता था। हर एक कॉम्पिटिशन से मैं कुछ ना कुछ ग्रैब करके आती वेरी थी। नाइस। इंदौर के, एमपी के जितने भी बड़े कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो उसमें मैं एक जगह बना चुकी थी। तो वो एक बहुत अच्छा हाँ, एरिया एक रहा है, हाँ, प्रैक्टिस एरिया भी बिल्कुल। रहा है और काफ़ी नाम हो भी गया था उसमें। तो उसके बाद उसके लगा कि बाद हाँ। नहीं यार, बाहर आना चाहिए इस कम्फर्ट ज़ोन से भी और कुछ नया करके देखना चाहिए। फैमिली में यूजुअली पेरेंट्स थोड़े इस प्रोफेशन के स्पेशली यू बीइंग अ लेडी फैमिली का हमेशा से मुझे सपोर्ट रहा है इस चीज़ में बिगेस्ट कि जो करना है एसेट करो, है। बस अच्छे से करो, शिद्दत से करो और करते चलो, घर मत बैठो। तो फैमिली का सपोर्ट इस चीज़ में रहा है, हमेशा मोटिवेट किया है उन्होंने। ये बात सही है कि फैमिली में कोई भी बैकग्राउंड एडवोकेट नहीं था। स्टार्टिंग में पेरेंट्स का फ़ियर था कि एडवोकेट लॉ किया, उसके बाद पेरेंट्स का था कि प्रिपेयर फॉर सिविल जज ओनली। अच्छा, ओके, लिटिगेशन के लिए उनका कोई व्यू नहीं नहीं था। था। तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हुआ था मेरे लिए, एक फ़ेज़ ऐसा आया था कि जहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हुई थी। हाँ, ये होता होगा मतलब पेरेंट्स का मैंने देखा है इनिशियल कुछ रेजिस्टेंस कभी रहता है, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने बच्चों को सपोर्ट करते ही हैं और येस। यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा एसेट है। मुझे ये बताइए तृप्ति कि जब मैं इसकी बात करती हूँ आपके प्रोफ़ेशन की बात करती हूँ,
तो क्या मतलब एंट्री कैसे होती है? कोई इंटर्नशिप करनी पड़ती है या कोई ड्राफ्टिंग, मैंने सुना है कि कोई ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, बिकॉज़ मेरी नॉलेज कम है इस बारे में। तो ये बताइए कि कैसे एक इंसान जब उसने एलएलबी या एल वो बी ये कर लिया है, डिग्री ले ली है ग्रेजुएशन की, तो कैसे घुसता है वो? कोर्ट में कैसे एंट्री होती है? क्या करना पड़ता है उसके लिए? बेसिकली आपको एक सीनियर को जॉइन करना होता है। अच्छा, हम जब कॉलेज स्टूडेंट होते हैं तो हर कॉलेजेस में मैंडेटरी होता है कि आप एक इंटर्नशिप करवाते हो। वो लोग लॉयर्स के पास भेजते हैं। स्टार्टिंग में कुछ कॉलेजेस 15 डेज़ या 1 मंथ की इंटर्नशिप प्रोग्राम रखते हैं। तो आपको वहीं से सिंसियर होना चाहिए है। अच्छा। लिटिगेशन एडवोकेसी में भी बहुत सारे अलग-अलग ज़ोन होते हैं, फ़ील्ड होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोर्ट में ही प्रैक्टिस करनी है। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आगे जा सकते हो। हाँ, तो जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली स्टूडेंट को अवेयर कराते हैं कि उन्हें किस फ़ील्ड में जाना है और अच्छा, एक एक्सपोज़र के लिए होते हैं। तो अच्छा। अगर आप उसी फ़ेज़ से अगर आप सिंसियर हो जाते हो, तो आपके पास ग्रेजुएशन के बाद तक एक स्कोप रहता है, एक अंडरस्टैंडिंग रहता है कि हमें किस फ़ील्ड में जाना है। और उसके बाद अगर आपने एक प्रॉपर सीनियर को जॉइन कर लिया, तो उसके तो बाद फिर आपकी हाँ, एंट्री हो जाती है। अच्छा, क्योंकि उनके पास जो बड़े केसेज़ आते हैं, दे यस, दे माइट टेक योर सपोर्ट और आपको लर्निंग मिल जाती है यस। कि किस तरीके से करना है। और एक इंडियन जुडिशरी के लिए अगर मैं आपको बोलूँ, बिकॉज़ मैं फिर से वही बोलूँगी, मैं कुछ कमेंट कर नहीं कर सकती, आई एम नॉट द राइट पर्सन। हाउ वुड यू कमेंट ऑन इंडियन जुडिशरी एज़ अ सिस्टम? इंडियन जुडिशरी काफ़ी हद तक पहले से बेटर हुई है अच्छा, और डे बाय डे भी सुप्रीम कोर्ट कई चीज़ों को अपने अच्छे जजमेंट से और क्लियर कर ही रहा है और लॉ भी काफ़ी हद तक अभी 2023 में चेंजेस आए हैं काफ़ी पॉजिटिव्स। बेसिकली जुडिशरी पे हम क्वेश्चन मार्क ना लगाते हुए हम हमारे आसपास के अवेयरनेस पे हमें शायद ब्यूटीफुल, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना बिल्कुल चाहिए सही, क्योंकि अगर हम अवेयर हैं तो क्राइम रेट ऑलरेडी कम हो चुका होगा। ट्रू, एग्री। सही बोल रहे हैं आप, और कई लोग होते हैं जो लॉ का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो प्रॉपर अवेयरनेस अगर है, प्रॉपरली अगर अपब्रिंगिंग है बच्चों की, तो शायद जुडिशरी भी बहुत अच्छी लगने लगेगी आपको। इट्स सही ऑल है, अबाउट माइंडसेट ऑफ द यस। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सन। आई लव्ड योर आंसर। मुझे लगता है तृप्ति, हर किसी को थोड़ा लॉ का नॉलेज होना चाहिए, एंड स्पेशली यदि मैं लेडीज की बात करूं, तो आपको क्या लगता है तृप्ति कि ऐसे कौन से कुछ कुछ राइट्स हैं जो हर लेडी को मालूम होना चाहिए? हम और डिटेल में बात करेंगे इस बारे में, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार मेरे, मैं 18 से कम की हूँ तो मेरे क्या अधिकार हैं जो मुझे इंडियन जुडिशरी दे रहा है, या व्हाटएवर इट इज़, ऐसा कुछ है जो एक लेडी को मालूम होना चाहिए? देखो 18 साल की एक लड़की को सबसे पहले तो नो कहना आना चाहिए है। बिकॉज़ आई नो कि आप किस ओर जाना चाह रही है 18 साल का नाम लेकर के। जी, तो मैं ये कहूँगी कि हर महिला को, हर लड़की को पहले तो नो कहना भी आना चाहिए है। दूसरी बात, उनके पेरेंट्स उनको जो सिखा रहे हैं, वो उन्हें समझना चाहिए है। सोशल मीडिया का एकमात्र इतना ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिर्फ़ एन्जॉयमेंट पर्पज़ से ना करें। एंटरटेनमेंट से ऊपर परे भी, यस, सही है, हमारे पास मोबाइल में कई सारी लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं बिल्कुल। और हमें उन पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हम अवेयर हो, आजकल बहुत सारी वेबसाइट ऐसी आने लग गई है जो हाँ, बिल्कुल। हैंड्स है। हेल्पलाइन्स, हाँ, हेल्पिंग, हेल्पिंग हैंड्स है वुमेन्स के लिए, गर्ल के लिए कि अगर आप किसी से बोल नहीं पा रहे हो तो उन्हीं चीज़ों से खुद से समझ सकते हो। किसी की मदद चाहिए है तो किसी के पास नहीं जाओ पर अपने राइट्स को मोबाइल पे रहते ही किसी भी अच्छा, परिस्थिति में किसी वाह! भी प्लेस पे रहते हुए अवेल कर लो। और अपना मान-सम्मान क्या होता है ये समझना चाहिए है, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए है, ज्ञान के लिए लड़ना चाहिए है, करियर फ़ोकस्ड होना चाहिए है। तो और सबसे बड़ी बात, अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, तो आपको नो कहना आना चाहिए। ये आप बहुत सही बोल रहे हैं कि मुझे लगता है नो तो मैनेजमेंट का एक रूल ही होता है कि नो क बोलना तो आपको आना ही चाहिए। तृप्ति, मुझे ये बताइए, मैं ये सवाल अपने अधिकतर गेस्ट से पूछती हूँ कि प्रोफेशन ऑफ अ लॉयर इंडिया में इट इज़ कंसिडर्ड एज़ मोर एज़ अ मेल डोमिनेटेड, मतलब मूवीज़ में देखा है, या जो एक नॉलेज है मुझे, मेरे आस-पास भी मैं देखूँ तो कोई लॉयर होंगे भी तो वो मेल होंगे, थोड़े उम्र दराज़ होंगे। तो आपको क्या लगता है, ईज़ी होता है या नहीं, थोड़ा मुश्किल होता है?
ईज़ी तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, ईज़ी बनाना पड़ता है। वाओ! और स्टार्टिंग के फ़ेज़ में ऐसा लगता है जब हम एज़ अ वुमन इस करियर में आते हैं तो ऐसा लगता है मेल डोमिनेटिंग चीज़ें हैं यहाँ अच्छा, पे, दिखती है। अच्छा। मुझे भी ऐसा लगता था। पर अगर आप में क्षमता है, अगर आप ईमानदारी के साथ अगर काम करते हैं, पंक्चुअल डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, अगर किसी फ़ाइल को आप पर्सनल लाइफ़ से लिंक करके अगर आप देखते हैं, तो आप एक थोड़ा-सा एक चीज़ों को इमोशनल डेप्थ हाँ, में समझ भी पाते जी, हैं। जी। तो आपका वहाँ पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन, धैर्य, ये सारी चीज़ों से आपको एक टाइम के बाद देखने चालू कर देते हैं। और कोर्ट रूम में कभी ये नहीं देखा जाता है कि एक मेल आर्ग्यू कर रहा है या फीमेल आर्ग्यू कर रही है। वहाँ आर्ग्यूमेंट, फैक्ट्स, ग्राउंड, ये डॉक्यूमेंटेशन, ये चीज़ें देखी ज़्यादा जाती है। इम्पोर्टेंट होती है। यस। हुँ। तो लगता है थोड़ा-सा, पर अगर आप में क्षमता है, आप प्रॉपर्ली वर्क करते हैं, एक समय के बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल हो ये मेरे को जाती है। लगता है तृप्ति हर प्रोफ़ेशन के साथ ही है कि यस। मेबी इनिशियली थोड़ा-सा रेज़िस्टेंस रहता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद और एक लेडी भी उतनी स्मार्ट हो जाती है फिर कि शी नोज़ द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स कि वो उस पूरे एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव करना है एंड आई थिंक दैट इज़ पैरामाउंट वो बहुत ज़रूरी है। और इस वाले प्रोफ़ेशन की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है? न्याय दिलाना। एंड आई लाइक कि आपने पॉज़ लिया। हमारे पास कई सारी महिलाएँ आती हैं, कई सारे पुरुष आते हैं, बच्चे आते हैं। जब हम उन लोगों को धैर्य के साथ सुनते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम खुद ही जज कर लेते हैं। हालाँकि हमें जज नहीं करना चाहिए है, क्योंकि लॉ में इमोशंस से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस मायने रखते हैं। पर न्याय दिलाना यहाँ पे बहुत बड़ी चुनौती होती है और बहुत धैर्य के साथ हमें काम करना होता है। हाँ, जैसे एक डॉक्टर बोलता है कि अगर मेरे पास कोई आ रहा है तो उसको इलाज करना है उसका। वैसे ही आपने बहुत ही खूबसूरती के संग एंड आई लाइक द पॉज़ दैट यू टूक। एट लीस्ट यू गिव इट अ थॉट एंड देन यू स्पोक। आई रियली लाइक दैट। मैं अब थोड़ी-सी कुछ सेंसिटिव बातों पे बात करना चाहूँगी तृप्ति। मुझे ये बताइए जब डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज़ आई नो आप हैंडल करती हैं। सिर्फ मारपीट ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है? या किस क्या-क्या आता है डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर? एक लेडी क्या-क्या सहन करती है? बेसिकली एक वो टाइम था, सिर्फ़ डोमेस्टिक वायलेंस को मारपीट से कनेक्ट करते थे। पर आज का जो टाइम है और जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो परिभाषा है, हाँ, उसमें महिलाओं को अपमान करना, गाली-गप्ता करना, अननेसेसरी कहीं आने-जाने से प्रोहिबिटेट करना, रोकना उन्हें, अच्छा। कमरे में बंद रखना कि यार नहीं आप नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी, हाँ, हाँ, परिवार से मिलने से रोकना, अच्छा, अपने खुद की चीज़ों को मतलब अपने आप को पहचानना ही छोड़ दे अगर वो महिला, तो आप समझ लो कि उसके साथ कहीं न कहीं घरेलू हिंसा हो रही है। अच्छा, अच्छा। हमारा हम देखते हैं कि फ्रीडम, जी, हम पहले कई सारे कोट्स पढ़ते थे कि अगर फ्रीडम है किसी रिश्ते में, तो वो रिश्ता बहुत नॉर्मल और बहुत अच्छा है। तो जहाँ पे औरतें ये समझने लग जाए कि यार फ्रीडम नहीं है या वो खुश रहना बंद कर दे, तो वहाँ घरेलू हिंसा कहीं न कहीं वो दब के सह रही होती है। सही बोल रहे हो। येस। हाँ, मतलब एक लेमैन के लिए घरेलू हिंसा हमेशा जैसा आपने बोला मारपीट ही रहा है। लेकिन आपने जो स्कोप बताया वो तो उसको सुन के मुझे लग रहा है कि हाँ, ये सब चीज़ें भी घरेलू हिंसा में आती हैं और हर लेडी को ये चीज़ मालूम होनी आज चाहिए। के टाइम पे लड़कियां, औरतें अर्न करना पसंद करती है, जी, इंडिपेंडेंट होना पसंद करती है, जी। परिवारों से मनचाहा समय बात करना पसंद करती है। एक वो समय निकल चुका है, जहाँ जब पे ये कहा जाता था कि कन्फाइंड हाँ, औरतों की डोली उठने के बाद उनकी अर्थी अर्थी ही उनके ससुराल उठेगी। से ही उठेगी। तो वो टाइम आज के दौर में जा चुका है। तो उनके राइट्स अपने हैं कि वो चाहे तो वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, एक ज़ोन बना सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो वो सारे राइट्स अगर उनके इन्फ्रिज होते हैं या उन्हें ज़बरदस्ती रोका जाता है, तो हाँ, घरेलू हिंसा हो रही है। हो रही है घरेलू हिंसा और जब आपके पास कोई घरेलू हिंसा का केस आता है, कोई पीड़िता आपके पास आती है, तो क्या सोच कर आती है आपके पास और आप कैसे यदि आप इफ़ यू कैन गिव सम एनेक्डोट कोई वाकया है अगर आप मेरे सुनने वालों को बता सकें? अ, घरेलू हिंसा से जो पीड़ित होती है ना महिला, उनके पास कोई बात करने वाला नहीं होता है।
हमारे पास आकर के हम जो पहले करते हैं वो उनको ध्यान से, सब्र से, धैर्य से सुनते हैं। जब वो अपना खुद का ही कंटेंट यहाँ पे आधे घंटे, पौन घंटे जो भी उनको टाइम चाहिए है, वो वो निकाल पूरा देती है, निकाल लेती है ना, तो उसके बाद वो बहुत फ्री हो लाइट हो चुकी होती जाती है। है। और उसके बाद वो खुद ही बता देती है कि हाँ, मेरे साथ घरेलू हिंसा हुई है और अब मैं लड़ना चाहती हूँ। उन्हें हम कंफर्टेबल कराते हैं, वो कंफर्टेबल होते हैं, वो खुद की स्टोरी खुद ही हमें थोड़ा-सा बताते हैं और उसके बाद हम उन्हें प्रोटेक्शंस अवेलेबल कराते हैं। मेडिकल चीज़ों की अगर उन्हें ज़रूरत होती है, अच्छा, हॉस्पिटल्स की या किसी भी चीज़ की, तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें वो भी अवेल कराएँ। हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स बने हुए हैं और मेडिकल के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें अरेंजमेंट है। हमारे गवर्नमेंट एडवोकेट्स के इस तरीके के अरेंजमेंट्स है बाय लॉ इटसेल्फ कि अगर हमें कोई उन्हें फ्री में एड चाहिए है किसी भी मायने में लीगल एड, तो वो भी उन्हें प्रोवाइड होता है। तो सबसे पहले हम उन्हें कंफर्टेबल कराते हैं, उनसे समझते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं और उसके बाद उन्हें जो एड प्रोवाइड करना चाहिए हम वो हर एक मायने में करवाते हैं। अच्छा मतलब ये चीज़ मेरे लिए भी नहीं है क्योंकि और मुझे खुशी है कि आपने ये सब बताया क्योंकि ये मालूम होना चाहिए। मुझे लगता है एवरी लेडी मस्ट नो द राइट्स दैट शी हैज़। मतलब एक बार को कुछ कोई चीज़ छूट जा रही है तो चलेगी, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम शुड इंक्लूड ऑल दिस इन प्रिलिमिनरी फॉर्मेटिव ईयर्स तो नहीं, लेकिन 9th-10th में एक सब्जेक्ट लॉ होना चाहिए। यस, एटलीस्ट पर एक कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे कुछ प्रावधान संविधान के ऑलरेडी स्कूल्स में बताए जाते हैं। जी, जैसे राइट टू लाइफ, यस, ये हमें मुझे स्टैंडर्ड तो याद नहीं है, पर हाँ, मुझे ये ज़रूर याद है कि मैंने स्कूल टाइम में पढ़ा था। ओके। हाँ, अपन लोगों ने सभी ने हाँ, यस, आज भी है वो हाँ, चीज़ें और जुडिशरी अभी फिर भी कोशिश कर रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें प्रिलिमिनरी उनको स्कूल्स में बताया जाए। बिल्कुल, बट जब तक ये चीज़ें कंप्लीटली क्योंकि हर एक चीज़ टाइम लेती है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि आज हमारे पास सडनली थॉट आया और वो सीधा एग्ज़ीक्यूट हो जाना चाहिए है। हर एक चीज़ टाइम लेती है। बिल्कुल, मीनवाइल अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी सारे स्कूल्स में फेस्टिवल्स के टाइम पे एज़ अ गेस्ट फैकल्टीज़ बुलाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ बिल्कुल, कराते हैं। हर एक बिल्कुल। स्कूल, हर एक कॉलेज ऑलरेडी ये चीज़ें कर रहा है। हुँ, तो बस ये है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा-सा बोलना चाहिए कि हाँ, अगर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो तो तुमको आप अटेंड जाओ। करो। हाँ, यस, पेरेंट्स तो हर जगह ही दे प्ले अ पेरेंट्स तो करते ही हैं, क्रूशियल पर रोल। बच्चे थोड़ा-सा कई हाँ, बार बिकॉज़ लाइटली वो ले लेते उस हैं, वक़्त इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है मैच्योरिटी ना, नहीं होती कि है। मेरे को क्या ज़रूरत पड़ेगी ना, वो यस, वैसा वाला ज़ोन में होते यस, हैं बच्चे उस टाइम पे। लेकिन वन टेक अवे फ्रॉम दिस पॉडकास्ट इज़ कि एवरी लेडी शुड बी अवेयर ऑफ द राइट्स, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। जुडिशरी ने बहुत कुछ दे रखा है हमें, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है। आप जैसा ये पुलिस प्रोटेक्शन या इसकी बात, वी डोंट नो। एक एक यदि मेरे पास आज कोई आ जाए, एक फ्रेंड भी आ जाए, यदि वो मुझसे अपना कोई वाकया शेयर कर रही है या कुछ भी अब्यूज़ बता रही है, तो मैं बस सुन लूँगी। यहाँ तक कि हमारे कई सारे राइट्स ऐसे हैं कि अगर किसी के पास शेल्टर नहीं है, अच्छा, रातों-रात अगर उसके हस्बैंड ने निकाल दिया है या उसका घर-वर बारिश जैसे मौसम में अगर बर्बाद हो गया है, बच्चे अकेले हैं, तो भी सरकार उन्हें मदद करती है। बहुत अच्छे से मदद करती है। हमारे यहाँ वन स्टॉप सेंटर्स की फैसिलिटीज़ है। हमारे डीएम में यहाँ पे डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पे हमारी जन सुनवाई होती है। हाँ। तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है। बस कमी है तो अवेयरनेस मैं की। वही बोल रही हूँ। मैं बार-बार इसीलिए आई एम रीइटरेटिंग दिस पॉइंट एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने बताया, बिकॉज़ वाक़ई में ये कमी तो है एंड आई विल ट्राई कि इसको कैसे हम मे बी वी विल टेक अ स्मॉल पॉडकास्ट अगेन जहाँ जा पर हम ये सारे राइट्स के बारे में बात करेंगे। मुझे ये बताइए तृप्ति, क्योंकि हमने डोमेस्टिक वायलेंस की बात करी, आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे रेप केसेस आते होंगे। मतलब मैं आ रही थी उससे पहले मैंने ऐसी एक सरसरी निगाह डाली इंडियन स्टैट्स पे। आई वाज डिवास्टेटेड कि एवरी 3 मिनट देर इज अ रेप हैपनिंग इन इंडिया विथ एनीवन। आई मीन विथ एज तो कोई बार ही नहीं रह गई है आजकल, तो विथ एनीवन। आई एम श्योर आपके पास भी आती होंगी रेप विक्टिम्स आते हैं, पीड़िता फैमिली आती होगी। या बहुत महिलाएँ आती हैं, लड़कियाँ आती हैं। डरी भी होती है, सहमी होती है। पता नहीं होता है कि क्या करना है। कई लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो चुप्पी धारण करके अपना जीवन यापन करना पसंद करती है। पर लड़के उनका शोषण करने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं, ये भी एक रियलिटी है। उन्हें मानसिक तौर पे शारीरिक तौर पे तो वो पहले ही तोड़ चुके होते हैं, पर मानसिक तौर पे भी वो इतना तोड़ते हैं उन्हें, इतना तोड़ते हैं कि या तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, या तो वो उसी दर्द के साथ जीना
चालू कर दे। बहुत दर्दनाक स्थिति होती है जिस कंडीशन में लड़कियाँ, महिला हमारे पास आती है। कई बार हमें रातों में नींद नहीं आती है। हाँ, बिल्कुल। सिरहन उठ रही है मुझे खुद को जब आप बता रहे हैं तो। वो यहाँ पे भी हमें उन्हें बहुत कंफर्टेबल फ़ील कराना पड़ता है। उनके राइट्स उन्हें बताने पड़ते हैं। कई बार लड़कियाँ, महिला ये सोचती है हम पुलिस थाने नहीं जाएँगे। हाँ, बिगेस्ट फ़ियर होता है वो। यस, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा नाम खराब होगा। पर जब एक लड़की का, महिला का इस प्रकार शोषण हो चुका है कि शारीरिक और मानसिक तौर पे वो बचती ही नहीं है, तो उनके पास बचता ही क्या है? उन्हें उनके राइट्स के लिए उनको हम बहुत कंफर्टेबल फ़ील कराते हैं, मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं और उनको समझाते हैं कि अगर आपने खुद से नहीं लड़ा, तो तो आप नोबडी इज़ गोइंग टू। नोबडी इज़ गोइंग टू फाइट फॉर यू। पेरेंट्स करते हैं हेल्प। कुछ पेरेंट्स पीछे हटना पसंद हाँ, करते हैं, पर आज जिस तरीके से पेरेंट्स भी अवेयर हो रहे हैं, अपनी बेटी बढ़ाओ वाले अभियान से वो भी सहमत है, तो पेरेंट्स साथ देते हैं आजकल। देखिए, एक्सेप्शन केस तो आपको हर जगह दिखने मिलेगा, पर पेरेंट्स कई हद तक हेल्प आउट भी करते हैं। एफआईआर दर्ज कराते हैं, एविडेंसेस रिकॉर्ड कराते हैं। किडनैपिंग होती है तो तुरंत 24 घंटे के अंदर लड़की लापता के अ, आवेदन भी दे कर के रजिस्टर्ड कराते हैं। पुलिस भी इमीडिएट उनके लिए सहायता करती है, लड़की ढूँढ के लाती है, अच्छा। फिर उनके बयान भी रिकॉर्ड होते हैं। तो पेरेंट्स भी कर तो रहे हैं लड़कियों के लिए, ये नहीं कहना चाहिए कि ग्रोथ सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रहा है। ग्रोथ हर मायने में हो रहा है। दिक्कत है मतलब। दिक्कत तो हाँ, बहुत है बहुत और इस दिक्कत चीज़ है। को तभी सुलझ पाएँगे जब बेटी को हम जितने संस्कार देना चाहते हैं, उतने बेटों को भी देने लग जाएँ। हाँ, कंप्लीटली एग्री। मेरे को भी यही लगता है कि एक लड़की सुरक्षित नहीं है लड़के की वजह से अगर, तो संस्कार तो लड़के को देने चाहिए। ये उसको बताना चाहिए कि हाउ क्रूशियल अ लेडी इज़ या हाउ रिस्पेक्टफुल हर बॉडी इज़ फॉर हरसेल्फ। तो मुझे लगता है वो एक जो शिफ्ट है, वो बहुत ज़रूरी है और आप बिल्कुल सही पॉइंट कर रहे हैं कि संस्कार तो वाक़ई लड़कों को देना चाहिए। आई एम ग्लैड कि यू हैव टेकन दिस पॉइंट अप। मुझे ये बताइए कि जब आई एक रेप विक्टिम आपके पास, आपने बात करी, आपने सब करा, उसके बाद क्या? नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? मतलब प्रोटेक्शन 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 फ्रॉम। दिलाते हैं, सुरक्षा दिलाते हैं उन्हें। जैसे मैंने आपको बताया वन स्टॉप सेंटर जैसी कई चीज़ें बनी हुई है। अगर रात में उनके लिए रुकने के लिए नहीं कोई सुविधा होती है, तो वन स्टॉप सेंटर जैसी जगहों का वो बेनिफिट लेना। हर एक पुलिस थाने में आज के टाइम पे महिला डेस्क बनी हुई है। हाँ, पहले ये नहीं नहीं थी। था। हुँ, तो लड़कियाँ, महिलाएँ बहुत अनकंफर्टेबल होती थी कि हम हमारी बातें कैसे रखेंगे आगे। सही बात। तो लॉ चेंज हो रहा है, फैसिलिटीज़ बढ़ रही है। तो हम उन चीज़ों को अवेल कराते हैं, उनको कम्फर्ट ज़ोन देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, मेडिकल एड के बारे में बताते हैं, उनका मेडिकल पूरा कराया जाता है, अच्छा, डॉक्टर प्रॉपर उनको एग्ज़ामिन करता है, रिपोर्ट बनाता है। अगर वो कुछ चीज़ें पुलिस में नहीं डिलीवर कर सकते हैं, तो डॉक्टर्स के माध्यम से कई चीज़ें डिलीवर्ड होती है और एफआईआर रजिस्टर्ड होती है उनकी स्थिति को देखते हुए। आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होता है प्रॉपर और यहाँ महिलाओं को, लड़कियों को उनके पेरेंट्स के हवाले छोड़ा जाता है। अगर कोई लड़की बाहर से पढ़ने आती है, उनके पेरेंट्स को बुला के प्रॉपर्ली उनकी बच्चियों को सपोर्ट। हैंडओवर किया हुँ, जाता है। और सज़ा किस तरह की? देखिए, सज़ा तो ऐसा है कि अगेन वही कहूँगी कि एविडेंस का पार्ट है और सज़ा बिल्कुल मिलती है। बेल मिलना भी इतना आसान नहीं होता है। रेमेडीज़ सबके पास अवेलेबल होती है। तो जैसे एक पीड़िता के पास राइट है कि वो हाँ, लेकिन वही वही है कि थोड़ी हिम्मत चाहिए धैर्य, इन सब, धैर्य, लॉ हिम्मत। एक ऐसा प्रोफ़ेशन है, जस्टिस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सबको पेशेंस रखना पड़ता है। इट्स नॉट अ कप ऑफ टी कि मन किया तुरंत बनाया और पी लिया और सैटिस्फाइड हो गए। इट्स ऐसे अ ही। प्रोसीजर। हाँ, कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल पेशेंस नहीं रखते हैं। कई धोखाधड़ी के हमारे पास केसेज़ आते हैं, 420 के केसेज़ आते हैं। वो लोग का क्या होता है 420 में, उसमें काफ़ी लंबे समय तक 2 लोगों के या फैमिली मैटर्स होते हैं प्रॉपर्टीज़ के, तो काफ़ी लंबे समय तक उन लोगों का ट्रस्ट रहता है। हुँ, अचानक से कुछ मिसहैपनिंग होती है या ट्रस्ट ब्रेक होता है एंड दे फाइल अ केस अगेंस्ट देम। तो उनको ऐसा लगता है कि आज क्राइम हुआ,
और कल तक हमें जस्टिस मिल जाना चाहिए। तो हमें बड़ा उनको समझाना पड़ता है कि जब क्राइम होने में 1 दिन नहीं लगा, आपकी सालों की दोस्ती थी, आपकी सालों की जान-पहचान थी, आपकी दुश्मनी पुरानी थी, तो हाउ एक कैन दिन यू में। एक्सपेक्ट कि एक ही दिन में हो जाएगा? बेसिकली लॉ भी प्रोसीजर से चलता है और उस प्रोसीजर को हर एक व्यक्ति को फॉलो करना होता है। ये जुडिशरी जो है, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है रेगुलेट करने का। ये एक टीम वर्क है। पुलिस अपनी रिपोर्ट बनाएगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। पुलिस को भी इनफ टाइम दिया गया इन्वेस्टिगेट करने में। एक दिन में सैकड़ों केस रजिस्टर्ड होते हैं। कितनी पुलिस कितने क्राइम को देख लेगी एक ही दिन में? डॉक्यूमेंटेशंस को कलेक्ट करना, अगर रेगुलेट करना, तो हर एक चीज़ को टाइम लगता है। और मुझे लगता है कि आप जितना अच्छे से, अगर आपको न्याय जल्दी चाहिए है, तो आप हर एक अधिकारियों को, अपने वकील को पूर्ण सहयोग करें। किसी को डॉक्यूमेंटेशन से, किसी को टाइम दे करके, किसी पे भरोसा करके, क्योंकि ये बहुत धैर्य, पेशेंस वाला कार्य है। बिल्कुल, आपसे बात करके मुझे ये लग रहा है कि वाक़ई सभी को थोड़ा-थोड़ा अपने राइट्स के बारे में, आई मीन नॉट ओनली लेडीज़, द मेन फ्रेटर्निटी, वी एज़ इंडियंस, वी ऑल शुड नो फ्यू बेसिक राइट्स। हमने को लॉ की किताबें पढ़ने वाली ही बात नहीं है। हम रोज़ रोड पे जाते हैं, इतनी रोड रेज हो रही है आजकल, इतना मर्डर्स हो रहे हैं, मतलब जेन ज़ी को अपन रोज़ ही पढ़ रहे हैं आजकल कि इतना सब हो रहा है। तो एटलीस्ट दोनों ही विक्टिम और जो भी कल्प्रिट है उनको अपने राइट्स मालूम होने चाहिए, बिकॉज लोग इतना इजीली क्राइम कर रहे हैं तृप्ति आजकल, मतलब किसी को मारना तो जैसे कोई सलाद काटना है ऐसा हो गया है। तो ये लोग कैसे इतना इजीली अपने हाथ में कानून ले लेते हैं? क्या कारण है, मतलब साइकोलॉजिकली कोई इशू है उनके संग, या कानून को ऐसे कि क्या है, कर लेंगे ये तो हमारे हाथ में है, ऐसा क्यों? देखिए, ये साइकोलॉजी का ऐसा है कि अपब्रिंगिंग पे मैं थोड़ा-सा इसमें जाऊँगी जी। कि आजकल जेन ज़ी पेरेंट्स की ना सुन कर के उनको इतनी खतरनाक फ्रीडम चाहिए है कि वो कितने ही अच्छे शहर में रह रहे हो, जी। इंदौर में रहने वाला मुंबई भागना पसंद करेगा, बिल्कुल। दिल्ली भागना पसंद करेगा, जबकि हमारे इंदौर में सारी फैसिलिटीज़ हैं। इनफैक्ट मुझे भी एक टाइम पे ऐसा लगा था, व्हेन आई वाज़ अ टीनेजर, कि यार यस। सब लोग बहुत हाँ, बाहर जा हाँ, रहे हैं, तो क्यों ना यस। मैं करूँ? जी। पर ये समझ में आया कि जब हमारे इर्द-गिर्द ही सारी फैसिलिटीज़ है, हमारे पास एक अच्छा अकोमोडेशन यहाँ पे अवेलेबल है, हमारे पास शेल्टर है, हमारे पेरेंट्स यहाँ हैं, हमारी ऐसा नोन हम कम्युनिटी है। बहुत सुरक्षित हैं यहाँ पे, हुँ। तो बाहर जाने की क्या क्या आवश्यकता ज़रूरत है? है? हुँ। तो ये सारी चीज़ें मेंटालिटी, और मेरे टाइम पे तो मैंने देखा है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ भी नहीं किया। जी। एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि मेरे पेरेंट्स ने नहीं उस करा। वक़्त मुझे समझाया कि बेटा क्या चाहिए जो यहाँ हाँ, नहीं है। हाँ। और उस वक़्त अगर मैंने पेशेंस के साथ अगर नहीं सुना होता, हुँ। तो शायद मुझे लगता है आज मैं भी किसी क्राइम का पार्ट हो सकती थी। तो आई एम सही। वेरी मच ग्लैड एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय पेरेंट्स कि मुझे बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दी, और इसके कारण आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। पेरेंट्स का क्रूशियल रोल रहा है येस, आपकी पूरी मेरी अपब्रिंगिंग में भी रहा है, हर और जहाँ हर पे क्राइम कमिट होता है, तो वहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत मायने रखता है। पेरेंट्स तो आज भी बहुत सहयोग करते हैं, पर हम जो जेन ज़ी होते हैं, उनको हुँ, देखते हैं, तो उनमें बड़ा हुँ। उतावलापन होता हाँ, है। हाँ। थोड़ा उतावलापन, यस, वो चीज़ देखने को मिलती है जेन यस, ज़ी में। तो वो बहुत ज़्यादा भागना पसंद करते हैं, उनको इमीडिएट ग्रोथ चाहिए होती है, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। अगर वो प्रॉपर मेडिटेशन करे, जैसे मेरे स्कूल्स में हमें मेडिटेशन कराया जाता था। हमें फ़िटनेस भी 10-15 मिनट मॉर्निंग में फ़िटनेस टाइम दिया जाता था। तो एक उससे बॉडी भी, कामनेस यस, आती है। कामनेस की तरफ जाती है। आपका विज़न, पर्सपेक्टिव सब चेंज होता यस, है उससे। यस। ये बात आई कंप्लीटली एग्री तो कि जब ये सारी चीज़ें हैं, तो हमारा माइंड जो है वो नेगेटिविटी की तरफ भागता ही नहीं है। कोई भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आती है, तो हम पेशेंस रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तृप्ति, मुझे ये बताइए, जब आपने आपका बायोग्राफी मेरे संग शेयर किया, यू मेंशन कि 2022 में आपने इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिसिंग स्टार्ट करी। तो अगर मैं आज आपसे बोलती हूँ कि तृप्ति क्या कर रही हैं, क्या टीम है, क्या फर्म है, हाउ वुड यू डिफाइन दैट? बेसिकली मैंने अभी न्याय संरक्षक जो फ़र्म बनाई जी। है, उसमें 2022 से ही मैंने इंडिपेंडेंट होने के बाद और अपने सीनियर्स के साथ भी हर तरीके के केसेस को देखा है।
उसमें 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि चेक डिसऑनर की बात हो, जो चेक हमारे बाउंस हो जाते हैं, उस अच्छा, तरीके के केसेस हो, या अच्छा, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, अच्छा, या प्रॉपर्टी लॉ हो, या सर्विस वाओ! मैटर्स हो, सभी कुछ। हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो किसी भी का जगह का। तो हम हर एक चीज़ से न्याय दिलाने का काम करते हैं और हर एक कोर्ट में जाकर के आर्ग्यू करते हैं। अच्छा, एंड यू हैव अ टीम? येस, आई हैव अ टीम। अच्छा, ओके। तो आपके पास एक केस आता है और फिर देन यू डेज़िग्नेट, मतलब आप किसी को डेलीगेट करते हैं वो केस? इट्स ऑन यू कि आपको डेलीगेट करना है टीम को या नहीं, एक यूनानिमस? नहीं, टीम जो है वो मेरे ही साथ है। बेसिकली हमारे साथ एक समय के बाद जूनियर एडवोकेट्स, इंटर्न्स वगैरह हुँ, जुड़ने लगते हैं। अच्छा, अच्छा, तो उनको भी सीखना होता है और जूनियर एडवोकेट्स को काम करना होता है। तो हर काम, मैंने पहले भी आपको बताया कि हर काम जो होता है वो टीम वर्क होता है। तो कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन हो या डॉक्यूमेंट फाइल करने हो, जैसे मैंने आपको बताया लॉ में हर एक चीज़ का प्रोसीजर है। जी, तो अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट भी कोर्ट तक पहुँचाना है, तो उसकी भी प्रक्रिया हमें देखनी पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, कोर्ट तक पहुँचाना उस हाँ, चीज़ को, बिल्कुल। क्लाइंट हैंडल करना, उसके लिए भी यू नीड यस, तो हमें हर एक काम के लिए एक एक टीम टीम बनानी चाहिए ही एंड दैट पड़ती इज़ है। हाउ दे लर्न। आप यस, भी यस, उसी यस। प्रोसेस से यस, निकल कर मैं भी आए उसी होंगे। प्रोसेस से आई हूँ और वो प्रोसेस आज भी कर रही हूँ और मैं हाँ, आज भी सीख ही रही हूँ। मैं इस मन बिल्कुल, से यही बताना चाहूँगी, मैं आज भी सीख ही रही हूँ। और हमारा जो वकालत में कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो? लोग पूछते हैं कि अच्छा आपने लॉ किया है, अब आप क्या कर रहे क्या हो? तो कर हम रहे हैं? कहते हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिसिंग लॉयर। तो बोले प्रैक्टिस कर रहे हो यानी अभी भी तुम मतलब सीख ही रहे हो। तो मैं हुँ, यहाँ बताना चाहूँगी इस मंच पे आप सभी को कि प्रैक्टिस करना यानी कि इस फ़ील्ड को कहा जाता है प्रैक्टिस। लिटिगेशन में हम जो लोग होते हैं वो प्रैक्टिस ही करते हैं। हम दिन-प्रतिदिन एक नए केस को देखते हैं, नई प्रॉब्लम में देखते हैं, नए केसेज़ आते हैं, नई डॉक्यूमेंटेशन आते हैं। तो इस फ़ील्ड में जो लिटिगेशंस में होते हैं, क्योंकि लिटिगेशन भी इतनी आसानी से कोई नहीं समझ पाता है। बहुत लेमेन्स होते हैं, जो एजुकेटेड है वो तो फिर भी समझ समझ जाते हैं जाते हैं। जिनका कोर्ट से कोई ना हाँ, कोई नाता रहा है। हाँ, अच्छा लिटिगेशन हाँ, यानी कोर्ट में हाँ, जा रहे हो आप हाँ, प्रैक्टिस करो। हाँ। पर उनके मन में रहता है प्रैक्टिस कर रहे हो का क्या मतलब होता कब तक है? प्रैक्टिस ही करते कब तक रहोगे? प्रैक्टिस करोगे? तो हमारी फ़ील्ड में कहा जाता है यस वी आर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, वी आर अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। हाँ, वाओ! बहुत सारे मेरे मिथ्स आज इस पॉडकास्ट से आपने धूमिल जो एक बैठे हुए थे दिमाग में, वो बहुत सारे कम हुए हैं। तृप्ति, अब हम क्योंकि एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट में आ रहे हैं एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। अ, क्योंकि मेरा ये पॉडकास्ट महिलाओं के लिए है, मुझे कुछ 2-3 ऐसी बातें बताएँ जो एक महिला को एज़ अ लेडी। देखिए, एक तो मदद माँगने से आप पीछे ना हटें। आप रो लेने से, देखिए रोइए, रोने से मन हल्का होता है और अपनी कठिन परिस्थितियों में ये ना समझे कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। किस्मत ऐसी नहीं है, वो कुछ समय की परिस्थितियाँ हैं, एक एक फ़ेज़ है। एक फ़ेज़ हुँ, है। और अपनों से बात करने से ना डरिए कि आपको अपना जज करेगा। आपके माता-पिता, आपके बहन-भाई आपको कभी जज नहीं करेंगे। हाँ, हाँ, सही बात है। तो यस। आप अपनी गंभीर परिस्थिति में आगे बढ़े और डराने वाला तब तक डराता रहेगा जब तक आप डरते डर रहे हैं। रहेंगे। जिस दिन एब्सोल्यूट। आप अपने डर से बाहर निकल जाएँगे, तो उस दिन डर भी खत्म हो जाएगा। जिस दिन आप अपने डर से बड़े हो जाएँगे, उस दिन अत्याचार करने वाला ऑटोमैटिकली छोटा हो जाएगा। तो आप अपने आप को समझिए, एक महिला के जीवन में कई रिश्ते जुड़ते हैं, बेटी का, बहन का, माता का, पत्नी का, बहू का। पर उस कठिन परिस्थिति में अगर आपने अपनी पहचान छुपा ली या लड़ने से पीछे हट गए, तो फिर आपको आगे कोई नहीं बढ़ाएगा। तो एक महिला की हिम्मत वह स्वयं होती है। अगर आप लड़ना जानती है और लड़ना सीख गई, तो कोई भी परिस्थिति से आप लड़ जाएँगी। और आत्मनिर्भर बनिए, अपने आप को पहचानें और आगे बढ़ें। थैंक यू तृप्ति। थैंक यू फॉर आज का आपका पूरा पॉडकास्ट एंड आई वुड अर्ज एवरी लेडी जो सुन रही है वो ये पूरा सुने। सो थैंक यू तृप्ति फॉर कमिंग टू माय स्टूडियो एंड फॉर थैंक यू। डिलीवरिंग सच अ ब्यूटीफुल स्पीच। थैंक यू। Thank you so much. Thank you for inviting me.